चलिए देखिए सर, समझते हैं चीज़ों को और सुनते हैं। अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा, इनकी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कुछ हलचल दिखाई जा रही है कि यूपी में सुपरटेट यानी कि टीचिंग भर्ती, यानी कि जो सुपरटेट है उसका एग्जाम कराने का कुछ ऐसा विचार जो है वो चल रहा है। तो इसमें अभी आया भी था कुछ दिन पहले, आप सभी लोगों ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो इसी के तहत आपको अपने आप को वैसे भी तैयार रखना चाहिए कि पता नहीं वैकेंसी कब आ जाए। और यहाँ पर जो सिलेबस भी जो है वो सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश से शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ही तरफ से क्या किया गया है, जारी किया गया है। इसमें सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा का संरचना व विषय वस्तु जो है वो बताई गई है। जैसे कि इसी पैटर्न पर आधारित दो और भर्ती सरकार पूर्व में करा चुकी है बहुत पहले, एक 68,500 और एक 69,000। दो भर्तियों से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों का चयन कर चुकी है। ये उसी का सिलेबस है। कहने का मतलब है ये जो सिलेबस जारी किया गया है आयोग के द्वारा, शिक्षा आयोग के द्वारा, ये सिलेबस भी वही भर्तियों का सिलेबस है और ये भी अभी हाल ही में ही जारी किया गया है कुछ दिन पहले। तो हलचल काफी तेज है, कहने का मतलब है आप समझ सकते हैं। और हलचल तेज है तो उसके हिसाब से आपको भी तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में भी समझेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। ये अभी हाल ही में यूपी टेट का एग्जाम हुआ है और यूपी टेट के बाद अब रिजल्ट घोषित होगा। तो लगभग की भर्ती कब आएगी अभी इसका तो कोई फिक्स नहीं है। सरकार के द्वारा अभी लेटेस्ट यही न्यूज़ है कि सरकार के द्वारा जो अधियाचन मांगा गया था भर्तियों का, वो अभी केवल जो अधियाचन मांगा गया था वो केवल 11,000 वैकेंसी का है। 10,000 कुछ वैकेंसी हैं जो नगर क्षेत्र में जो है वो प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के आधार पर जो है वो शिक्षकों को करना है। क्योंकि यहाँ पर भी अपने उसमें दो क्षेत्रों में जो है वो इसको बांट रखा है, यानी कि एक तो आपका नगर क्षेत्र के कुछ विद्यालय रहेंगे, तो नगर क्षेत्र में ही ये वैकेंसी कही गई है। लगभग 11,000 एक मोटा अनुमान ले लेते हैं, लेकिन 10,000 कुछ करके वैकेंसी जो है वो क्या की गई है, बताई गई है। और साथ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक विज्ञापन टाइप का, मतलब अभी नहीं आया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी एक हलचल स्टार्ट हुई है। कोई कहता है 50,000 है, कोई कहता है 60,000 है, कोई कहता है 80,000 है। लगभग ऐसी वैकेंसियों की चर्चाएं जो है वो काफी तेज है। तो सर अभी इनकी हम ये नहीं कहेंगे कि ये बात सत्य है या गलत है, ये तो जब वैकेंसी आएगी तब पता चलेगा। तो अभी इसका शायद ऐसा कुछ सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट शायद नहीं किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो वैकेंसी आएंगी। अभी जो ये अधियाचन मांगा जा रहा है, पदों का जो ब्यौरा मांगा जा रहा है, वो नगर क्षेत्र के लिए जो है वो आपका मांगा गया था सरकार के द्वारा। और नगर क्षेत्र के लिए जो अधियाचन मांगा गया था उसमें सभी जिलों से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, जो अधिकारी होते हैं शिक्षा वर्ग के, उनके द्वारा पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो भेजा गया है। और उसमें उन्होंने ऑफलाइन मोड पे भेज दिया था, मतलब हार्ड कॉपी मोड पर भेज दिया था। तो सरकार ने उसको वापस कर दिया है, मतलब विभाग ने उसको वापस कर दिया है और वो कहा है कि नहीं आप पोर्टल पर भेजिएगा, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पर आप पूरा का पूरा ब्यौरा भेजिएगा कि कितने पद जो है वो आपके खाली हैं आपके जिले में, नगर क्षेत्र के विद्यालयों में। तो देखते हैं कि कब तक ये अधियाचन ऑनलाइन जो है वो आपका भेजा जाएगा गवर्नमेंट के पास। जैसे ही विभाग के पास ऑनलाइन यानी कि पोर्टल पर, उनके पोर्टल पर जो विशेष शिक्षा विभाग का पोर्टल है उस पर जैसे ही अधियाचन पहुंचेगा नगर क्षेत्र का, फिर ये अपना ऊपर अधीनस्थ अधिकारियों को भेजेंगे, मतलब सरकार के पास भेजेंगे और सरकार से अनुमति मिलते ही तुरंत के तुरंत क्या कर दिया जाएगा, विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसी संभावना है कि नगर क्षेत्र में जो है वो ये काफी प्रबल संभावना है 10,000 कुछ भर्ती आने की। 10,588 हो या 10,000 कुछ हो, लगभग 11,000 हम मान लेते हैं, तो ये वैकेंसी आने की प्रबल संभावना हो सकती है।
अभी इस पर तो बात नहीं करेंगे, करना ही जल्दबाजी होगा। कहने का मतलब हम ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं वैकेंसी नहीं आएगी, हम ये भी नहीं कहेंगे कि वैकेंसी आएगी। ये सरकार के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है, विभाग के ऊपर है। जब ग्रामीण क्षेत्रों का दियाचन मांगा जाएगा उसके बाद जो है वो आपका क्या होगा, फिर सरकार इसको ऊपर भेजती, विभाग ऊपर भेजता है, सरकार उस पर मोहर लगाती है, तब जाके जो है वो दियाचन आपका, तब जाके विज्ञापन निकलता है। तो अभी इसकी तो बात शायद ना ही हम करेंगे, लेकिन ये प्रबल संभावना है। लेकिन अब देख रहे हो आप, सीट काफी कम है, 11,000 सीट है। हम कहते हैं चलो ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी वैकेंसी आ रही है, मतलब अधिकतम लोगों का कहना है कि 50,000 आ रही, 51,000 आ रही, 60,000 आ रही, 61,000 आ रही, 80,000 आ रही, जितनी भी आ रही है बहुत अच्छी बात है सर, आना ही चाहिए। और कम से कम नहीं तो अच्छी खासी वैकेंसी आनी चाहिए प्राइमरी में। कम से कम इतनी तो आई ग्रामीण क्षेत्रों में 60-70,000 80,000 तक वैकेंसी आए, क्योंकि काफी बच्चे जो है वो आपके वीटीसी जो है वो पास आउट बैठे हैं 2019 से अभी तक। सरकार के द्वारा, कहने का मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा या विभाग के द्वारा कोई भी भर्ती यहाँ पर नहीं की गई है। तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि अगर विभाग जो है या डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, भर्तियां जो है वो इस प्रकार की लाता है, बहुत अच्छी बात रहेगी, बच्चों को मौका मिलेगा, कहने का मतलब है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी कोई सरकार ऐसी कोई डिपार्टमेंट या सरकार की योजना है तो उसको लाना चाहिए। लेकिन अभी बात करते हैं कि अगर वैकेंसी सपोज दैट आ ही जाए, विज्ञापन आ ही जाए, 1-2 महीने में ही आ जाए, भाई आएगा, निश्चित सी बात है, अब कब आएगा। तो विज्ञापन अगर आ ही जाए तो समस्या ये है कि क्या आप उसके लिए तैयार बैठे हैं, समस्या ये है। भाई आप ये सोचो कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर तो उस टाइम तो सिलेबस ही पूरा होता है हकीकत अगर बात देखी जाए। अगर आप देखो कि विज्ञापन आएगा, भर्ती आएगी, हम भर्ती आएगी तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो विज्ञापन के आधार पर तो सिर्फ सिलेबस को फॉर्म पूरा होता है, पेपर के लिए आपको पहले से ही तैयार होना पड़ता है, सीधा अगर कहा जाए तो। ये पूरा सुपरटेट का है, शायद आपको तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो पर इस तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट। तो यहाँ पर जरा समझना, जो पूरा का पूरा सिलेबस जो जारी किया गया है आयोग के द्वारा, वो क्या सिलेबस है उसको थोड़ा आप देख लीजिएगा। 2.5 घंटे की पूरी परीक्षा रहेगी, यानी 150 मिनट की परीक्षा रहेगी। प्रश्नों की संख्या भी कितनी रहेगी, 150 रहेगी, सब पता है आपको। साथ में वही है कि सभी प्रश्न के लिए एक सही उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कहने का मतलब है वही जो यूपी टेट का जैसे पैटर्न होता है, यूपी टेट में 150 सवाल आते हैं, 4 प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए रहते हैं, एक प्रश्न का एक आंसर, जो एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलता है। अभी तक यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है, और शायद आगे भी शायद नेगेटिव मार्किंग अभी हुई नहीं है 2 भर्तियों में, चाहे 69,000 हो चाहे 68,000 हो, और यूपी टेट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होने के चांस कम रहेंगे। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ देखो जो सिलेबस दिया गया है वो ये दिया गया है भाषा। तो भाषा में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण, सामाजिक अध्ययन, ये कक्षा 12 स्तर तक का है। और शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रम के स्तर तक का है। कहने का मतलब है शिक्षा आयोग दोनों के आधार पर भर्ती करता है, प्राइमरी में भी और जूनियर में भी। तो इस प्रकार का जो सिलेबस जो है वो प्राइमरी के लिए जो है वो आपका अधिकतर जो है वो यूज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये विषय वस्तु का तो स्तर है, हम इसको डिटेल में आगे समझते हैं कि आखिर किस प्रकार का सिलेबस होगा। तो कुछ इस प्रकार का सिलेबस होगा, जरा आप देखना। सबसे पहले ये पूरे अंक रहेंगे, ध्यान से समझना है, पूरे अंक रहेंगे। कहने का मतलब है यहां पर अगर कोई कहेगा तो ये भाषा है, कहने का मतलब है भाषा। भाषा का मतलब है जो आपके सब्जेक्टिव वाले, जो लैंग्वेज वाले हैं। हिंदी आपकी लैंग्वेज है, संस्कृत आपकी लैंग्वेज है, और अंग्रेजी आपकी लैंग्वेज है। यूपी टेट में आप क्या करते थे कि आप एक विषय हिंदी चुन लेते थे, और उसके बाद जो दूसरा विषय है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर, वही 30 नंबर की आप हिंदी सिलेक्ट कर लेते थे फर्स्ट लैंग्वेज में, तो दूसरी लैंग्वेज के तौर पर, द्वितीय भाषा के तौर पर आप क्या करते थे, या तो संस्कृत या अंग्रेजी आप चूज कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कहने का मतलब अब ऐसा जो है वो आपका बिल्कुल भी नहीं है। अब आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या है, अब आपको हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों ही चाहिए। कहने का मतलब है तीनों विषय आपको क्या करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। जहां पर 40 नंबर दिया गया है तो उनका क्राइटेरिया है कि हिंदी जो पूछेंगे वो 20 नंबर की पूछेंगे। हिंदी कितने की, 20 नंबर की। संस्कृत केवल 10 नंबर की, और अंग्रेजी केवल कितने का पूछेंगे, 10 नंबर का पूछेंगे। अब इसमें तो उन्होंने लिख दिया है, देखो, व्याकरण, अपठित गद्यांश, पद्यांश, ग्रामर और कंपैरिजन। इसका मतलब कि केवल इतना ही है क्या सिलेबस? नहीं सर, इतना सिलेबस नहीं है।
ये व्याकरण का मतलब क्या, व्याकरण ही में ही तो सब कुछ लिख दिया। संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ, विशेषण हुआ, अव्यय हुए, उपसर्ग हुए, प्रत्यय हुए, मुहावरे हुए, संधि हुआ, समास हुआ, अलंकार हुआ, रस हुआ, छंद हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आता है, व्याकरण का व्याकरण के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो किसके अंतर्गत रहता है, व्याकरण। ये हिंदी में रहेगा, ये संस्कृत में रहेगा, और यही किस में रहेगा, अंग्रेजी में रहेगा, ठीक है ना। ये हिंदी में रहेगा, यही संस्कृत में रहेगा, ये अंग्रेजी में रहेगा। लेकिन हिंदी चूंकि ज्यादा है, ये 20 नंबर की हिंदी जो है वो आपकी आती है, तो आप उस पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। साथ में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भी आपका 10-10 नंबर का रहेगा। टोटल जो है वो 40 नंबर के अंक जो है वो यहाँ से 40% जो है वो 40 अंक के आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान में क्या है, तो विज्ञान केवल 10 नंबर की है, ध्यान रखेंगे। जो विज्ञान है वो केवल कितने नंबर की है, तो विज्ञान जो है वो आपकी केवल 10 नंबर की है। अब 10 नंबर की विज्ञान में दैनिक जीवन में, यानी कि दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग विज्ञान का किया जाता है, उससे रिलेट करके प्रश्न पूछते हैं। गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, ये यहां तक फिजिक्स है, कहने का मतलब है ये सारी चीजें जो है वो किससे रिलेट करके पूछी जाती हैं, फिजिक्स से। 2 से 3 नंबर की फिजिक्स जो है वो आपकी इसमें आएगी। जीवों की दुनिया, ये आपकी बायोलॉजी आ गई। मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, ये आपकी क्या आ गई है, यहां से बायोलॉजी आ गई है। यानी कि जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, ये बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत पार्ट है। और लास्ट में है पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं, ये आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पार्ट है। लेकिन अगर कहें कि क्या केवल इतना ही पूछ लिया जाता है, जी नहीं। कहने का मतलब है ये टॉपिक तो ठीक है, दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, दूरी और ध्वनि, आपका फिजिक्स में तो इतना ही रहेगा, इतना ही फिजिक्स में आता है। लेकिन बायोलॉजी में भी यही है, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, इतना पूछा जाएगा। और साथ में पदार्थ एवं पदार्थों की आवश्यकताएं, यानी कि पदार्थ एवं पदार्थों की आवश्यकताओं की भी तो क्या होगी, बात होगी। तो यहाँ पर पदार्थ एवं पदार्थ का मतलब है रसायन विज्ञान। तो इन टोटल 10 नंबर पूछे जाते हैं, कहने का मतलब ये है। ये सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं। फिर समझते हैं गणित। गणित में फिर वही, यानी कि गणित में जो आपका सिलेबस रहेगा, यानी कि गणित का जो सिलेबस रहेगा वो आपका फिर वही अंकीय क्षमताएं, यानी कि आपका नंबर सिस्टम वाला पोर्शन रहेगा। गणितीय संक्रियाएं रहेंगी, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्यनीयता, गुणनखंड, एक एक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्व समीकरण, सामान्य ज्यामिति और सामान्य सांख्यिकी। यानी कि कहने का मतलब है जो यूपी टेट का सिलेबस है वो टोटल यूपी टेट का सिलेबस ही 20 नंबर में यहाँ पर सुपर टेट के लिए पूछा जाता है। और जो आप यहां समझें तो जो हिंदी का सिलेबस है यूपी टेट का वही सुपर टेट में पूछा जाता है, जो संस्कृत का सिलेबस है यूपी टेट का वही इसमें पूछा जाता है। 10 नंबर में ही वो सब पूछ लेंगे, चाहे वो शब्द रूप हो, चाहे धातु रूप हो, चाहे आपका प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो, सारी चीजें पूछ लेंगे। वाक्य परिवर्तन हो, वाक्य प्रयोग, सब पूछ लेंगे। इंग्लिश में भी सब पूछ लेंगे। पद्यांश भी मिलेगा आपको, हिंदी में 1-2 नंबर का, संस्कृत में 1-2 नंबर का, इंग्लिश में 1-2 नंबर का, यानी कि ये पद्यांश भी आपको रहेंगे। यहाँ पर भी आप फिजिक्स विज्ञान को भी कमतर मत समझें। ये सिलेबस लिखने का तरीका ये नहीं होता है कि इसमें सब कुछ है। यहाँ पर फिजिक्स यानी कि फिजिक्स में जो जो टॉपिक ये दिए गए हैं ये तो आपको तैयार करने ही है, चाहे ध्वनि हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे दूरी हो, गति, बल, ऊर्जा, विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जीव विज्ञान, कहने का मतलब है बायोलॉजी, वो भी पढ़नी पड़ेगी। जीवों की दुनिया यानी कि जीवों के बारे में पूरी जानकारी, मानव शरीर के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि चाहे वो आपका पाचन हो, चाहे आपका श्वसन हो, कुछ भी हो, हार्ट हो, ये सब आएगा। स्वास्थ्य आएगा, स्वच्छता आएगा, पोषण आएगा, यानी कि जो विटामिन वगैरह वो सब इसमें आ जाएंगे। पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन आ जाएंगे, सब कुछ इसी में आ जाएगा। तो ये यूपी टेट का ही सिलेबस है सर, सुपर टेट में कोई वो नहीं है। अगर आप यूपी टेट भी अच्छे से पढ़ेंगे, बस केवल प्रैक्टिस करने की फिर आपको जरूरत है, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप आइए यहां तक, यहाँ ये आप देख रहे हो पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, और कितने नंबर का है, मात्र 10 नंबर का। कितनी बड़ी अच्छी बात है, इतना सारा पढ़ना है। पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौर मंडल और भारतीय भूगोल। अब आप समझ गए, पूरी भूगोल समाधि इसमें। पृथ्वी की संरचना यानी विश्व भूगोल आ गया, और लास्ट में छोटी लाइन लिख दी भारतीय भूगोल। कहने का मतलब है आपको पूरी भूगोल पढ़नी है। अब इसमें प्राइमरी पेपर में कोई गणित विज्ञान नहीं होता, इसमें तो चाहे आप मैथ वाले हो तो पूरी मैथ पढ़नी है, भूगोल वाले हो तो पूरी भूगोल पढ़नी है। यानी कि ये पूरा का पूरा पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौरमंडल और पूरी भारतीय भूगोल, यानी विश्व और भारतीय भूगोल से प्रश्न आपके यहाँ आते हैं। फिर इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम,
यानी यहां से 1857 की क्रांति से ये स्टार्ट होते हैं। भारतीय समाज सुधारक, कौन कौन से समाज सुधारक हुए हैं, भारतीय संविधान, यानी कि आपका हिस्ट्री का पार्ट इसमें इतना लिया गया है अभी। लेकिन बीच बीच में भी हमने देखे हैं कला और संस्कृति से जोड़ करके क्या पूछे गए हैं प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। पुरानी जो भर्तियां हुई हैं 68,000 69,000, उसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम समाज सुधारक से तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। कहले सवाल भी कितने आते हैं, 3 से 4 सवाल ही आते हैं पूरे उसमें। फिर इसके बाद क्योंकि 10 नंबर में ये सब कुछ है, भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटिक्स जो रहेगी वो, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, यानी कि पूरा सामाजिक इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और साथ में इन्वायरमेंट, ये सारी की सारी चीजें कितने नंबर में पूछी जाएंगी, केवल 10 नंबर में। आप सोचो जरा, अंक कम है और मटेरियल पढ़ने को बहुत है। कहने का मतलब है अगर कोई ये भूगोल ही पढ़ेगा तो कम से कम 20 से 25 दिन उसको कवर करने ही पड़ेंगे सर, ठीक है ना। चलिए अब आगे करें, और क्या क्या है आपके सिलेबस में। आप आज आपको हम सिलेबस बताने वाले हैं पूरा। यहां पर अगर बात करेंगे शिक्षण कौशल, तो शिक्षण कौशल में अब ये शिक्षण कौशल क्या है, साइकोलॉजी ना कहें, सीडीपी, हमें आदत साइकोलॉजी बोलने की है, मनोविज्ञान, लेकिन वर्तमान समय में सीडीपी के नाम से चलती है। तो सीडीपी का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट कहने का मतलब है। तो यहां इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों का मतलब क्या, ये पहला भाग जो दिया गया है वो शिक्षण कौशल दिया गया है, यानी कि ये जो दिया गया है वो शिक्षण कौशल, ये कितने नंबर का रहेगा, 10 नंबर का। फिर इसके बाद जो बाल मनोविज्ञान रहेगी वो कितने नंबर की रहेगी, 10 नंबर की, यानी कि शिक्षण कौशल भी 10 नंबर का है, बाल मनोविज्ञान भी 10 नंबर की है। तो यहाँ पर जो शिक्षण कौशल है वो 10 नंबर का, जो बाल मनोविज्ञान है वो भी आपकी कितने नंबर की है, 10 नंबर की। तो फिर बात करेंगे कि शिक्षण कौशल में क्या है, तो अब देख रहे हो यहाँ शिक्षण कौशल में पूरा शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अब देखना ये है क्या, समझना, ये कुछ नहीं है, ये बीटीसी पाठ्यक्रम की किताबों के नाम है सेमेस्टर के, ठीक है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षण की विधियां एवं कौशल और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ाए जाते हैं। फिर उसके बाद अगला सेमेस्टर मिलता है तो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा और समावेशी शिक्षा मिल जाती है। फिर प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास एवं शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास और शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये सारे के सारे क्या दिए गए हैं, ये टॉपिक नहीं है सर, ये टॉपिक आपको लग रहे होंगे, ये किताब है, ये बुक्स के नाम दिए गए हैं, ये बुक्स के नाम है। शिक्षण की विधियां, शिक्षण कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, नवीन शैक्षिक मूल्यांकन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो क्या पूरी बुक्स, नहीं, पूरी बुक्स इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है, कहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं बस उनको हमको क्या करना है, वहां से उठाना है। तो सारा नहीं, हम पूरा किताब सेमेस्टर पढ़ने जाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन उन्हीं सेमेस्टरों को केवल और केवल, कहने का मतलब है अगर हम शिक्षण की कौशल की विधियां उठाएंगे तो 3 से 4 दिन इस पर टाइम लेंगे। फिर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत तो 2 से 3 दिन इस पर लेंगे। वर्तमान भारतीय समाज 2 से 3 दिन इस पर लेंगे। मतलब आपको 2 से 3 दिन में ही सारा मटेरियल क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहां पर जो आपका दिया गया है ये बाल मनोविज्ञान है, ये सीडीपी जिसको वो कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि व्यक्तिक विभिन्नता वाला जो टॉपिक रहेगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक रहेंगे, सीखने की आवश्यकता की पहचान क्या रहेगी, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत क्या है, वही अधिगम के जो सिद्धांत हैं, सीखने के सिद्धांत, चाहे थॉर्नडाइक का हो चाहे पावलव का हो। साथ में कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है एवं उनका प्रयोग क्या है, इनका उपयोगिता एवं प्रयोग क्या है, और दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, ये समावेशी शिक्षा या दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो ये सिलेबस है। सिलेबस तो बहुत है सर, बिल्कुल बात सही है, इसलिए इसको कह रहे हैं कि आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए। अब इसमें एक अभी देखना, ये 20 नंबर की सीडीपी हुई है, कहने का मतलब 10 नंबर ये और 10 नंबर ये बाल मनोविज्ञान का ही पार्ट है। किसका पार्ट है, बाल मनोविज्ञान का ही पार्ट है। अब अगर बात करेंगे यहीं पर तो जरा देखना कि अभी इसमें एक और 10 नंबर का पार्ट जुड़ेगा और वो रहेगा जीवन कौशल। उस जीवन कौशल में पुरस्कार हुआ, दंड हुआ, प्रशंसा हुआ, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक की भूमिका किस रूप में रहेगी, सुविधा प्रदाता के रूप में रहेगी, परामर्शदाता के रूप में रहेगी, वो चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, इसमें भी 10 नंबर की पढ़नी पड़ेंगी। तो उसकी बात करते हैं आगे चल के। तो यहाँ पर चलते हैं, अभी बीच में ये आएगा और अभी ये आ जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर रहेगा, ये रहेगा जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। ये 10 नंबर का जो पोर्शन है ये साइकोलॉजी के अंतर्गत जो है वो आपका क्या है, आता है। तो यहाँ पर वही
व्यावसायिक आचरण एवं नीति क्या है, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि व्यवसाय के आचरण क्या है और उनकी नीतियां क्या होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये कि आप व्यवसाय कर रहे हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे की किडनी निकाल के बेच दोगे कि भैया हम तो व्यवसाय कर रहे हैं। तो व्यवसाय के भी क्या होती हैं, कुछ नीतियां होती हैं, कुछ आचरण होते हैं, उनके बारे में बताना। प्रेरणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनोविज्ञान का। शिक्षक शिक्षण शिक्षक की भूमिका, यानी कि ये शिक्षक की भूमिका है सुविधा प्रदाता, अनुदेश प्रदाता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शककर्ता, परामर्शदाता के रूप में। फिर इसका संवैधानिक व मानवीय मूल है, और लास्ट में है दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये चीजें जो है वो आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, 30 नंबर में उसी में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे कि और क्या रहेगा। ये रही सामान्य ज्ञान समसामयिकी। अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही पोर्शन है। कहो क्यों इंपॉर्टेंट है, यही आपको अंतर करा देगी सिलेक्शन में। सर क्यों? मैथ अधिकतर बच्चों की सही होती है, अच्छी हो जाती है। साइकोलॉजी आप पढ़ पढ़ के अच्छी कर लेते हो, नहीं भी अच्छी है तो भी अच्छी कर लेते हो, नहीं तो आप बीटीसी बीएड करके आए हो, यूपी टेट की तैयारी करके आए हो, साइकोलॉजी या सीडीपी भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। हिंदी आप यूपी टेट पढ़ के आए हो, हिंदी अच्छी रहती है, आपकी लैंग्वेज अच्छी रहती है, संस्कृत अंग्रेजी अच्छी रहती है, सब लगभग बराबर इक्वल रहते हैं, सबको बराबर आता है उसमें। कहने मतलब है ये हमारा अनुभव कहता है। जो रिजल्ट देता है, जो सिलेक्शन कराता है, वो कौन कराता है, ये 30 नंबर का पोर्शन कराता है। क्यों? क्योंकि यही 30 नंबर का पोर्शन बहुत विस्तृत है। जो जितना अधिक इसको कवर करेगा वही जाके पेपर में क्या कर पाता है, सिलेक्ट हो पाता है। तो यहां पर देख रहे हो समसामयिकी, कहने का मतलब है ये करंट अफेयर्स है पूरा का पूरा, समसामयिक घटनाएं और सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं जो रहेंगी वो किसके अंतर्गत रहेंगी, समसामयिक की महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्ति रचनाएं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति कला। अभी तो ये आज हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अब जब क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी कल से, तो उसमें एक एक सब्जेक्ट उठाएंगे और फिर एक एक सब्जेक्ट को आपको हम पहले शुरुआत में सिलेबस बताएंगे, फिर बताएंगे कि कैसे इसको क्या करेंगे, हम कवर कराएंगे पूरा का पूरा। तो यहां पर समसामयिक घटनाएं, कहने का मतलब है समसामयिक जो आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं, यानी कि पूरे विश्व पटल पर राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं, जिस प्रदेश में आप रह रहे हो उस प्रदेश स्तर पर कोई घटनाएं हो रही हैं, उन सभी से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण घटनाएं, कोई अगर कोई प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या राज्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर से, तो वो घटनाएं, कोई स्थान है, कोई व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति का, कोई रचनाएं हैं, कोई अंतरराष्ट्रीय रचनाएं का मतलब है किताबें, कृति, वो पूछ ली जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत आते हैं, पुरस्कार कम से कम 5-6 पुरस्कार पूछ लिए जाते हैं। खेल कूद, भारतीय संस्कृति एवं कला, ये भी टॉपिक जो है वो आपका इसी में आता है। तो ये टॉपिक काफी विस्तृत है, सबसे ज्यादा मेहनत आपको इसी पर करनी चाहिए, सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी भी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि आप कहने का मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि आप आके हमसे ही पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, लेकिन इस पोर्शन पर बहुत फोकस करना, क्योंकि यही आपको रिजल्ट में अंतर कराएगा। मैथ सब लेवल के बराबर आती है, मैथ सभी कर लेंगे, सीडीपी सभी कर लेंगे, हिंदी सभी कर लेंगे, विज्ञान सभी कर लेंगे, वो उतना ही रहेगा एवरेज जितना आप कर पाएंगे। लेकिन ये आपको क्या करा देगा, अंतर करा देगा। हम अपनी स्ट्रेटजी अलग बता रहे हैं पढ़ने की, कि हम अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम किस प्रकार से आपको पढ़ाएंगे, हम अपना तरीका अलग आपको शेयर कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन यहाँ पर ये जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार आपसे बता रहे हैं, ठीक है ना। इसको आपको तो डेली पढ़ना स्टार्ट कर ही दो, और आज से ही कर दो, कहने का मतलब है ये नहीं, आप तो आज से ही थोड़ा थोड़ा 1 घंटा फिक्स कर दो कि हमें और सब्जेक्ट चाहे पढ़े ना पढ़े, लेकिन 1 घंटा हमें करंट अफेयर्स पर जरूर ध्यान देना है। हम और सब्जेक्ट पढ़ें अथवा ना पढ़ें, लेकिन 1 घंटा करंट अफेयर्स पर हमको क्या करना है, जरूर ध्यान देना है, क्योंकि एक इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए काफी बुक्स हैं, बहुत सारे लोगों की बुक्स हैं। इसके लिए तो आप ये मत कहिए कि हम किसी एक यूट्यूब चैनल के भरोसे रहेंगे या आप केवल हमारे भरोसे रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी तरफ से भी क्या करें, प्रयास करें। यानी कहने का मतलब है स्पून फीडिंग पर मत जाइए इसमें कि भैया जिसने सामने वाले टीचर ने जितना पढ़ा दिया बस हम उसी पर निर्भर रहेंगे, ये मत करो। ये स्पून फीडिंग कहलाती है। कहने का मतलब है आप खुद भी हाथ पैर मारो, कहने का मतलब है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। जरूरी नहीं जो सामने वाला पढ़ा रहा है वही आपका पेपर में आएगा। अधिकतर देखो चांस यही रहता है कि टीचर
अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, अधिकतर पोर्शन वो यही चाहता है कि अधिक से अधिकतम पेपर में फंस जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको इस पोर्शन पर क्या करनी है, खुद से भी मेहनत करनी है। बाकी सब्जेक्ट नॉर्मल है, सारे आपको जो टीचर पढ़ाएंगे या जो भी जिससे भी आप पढ़ेंगे वो आपको क्या कर देंगे, कवर करा देंगे। लेकिन यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ये जो 30 नंबर का रहेगा, ये 30 नंबर का पोर्शन आप स्वयं भी क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। ये नहीं कि केवल स्पून फीडिंग भैया हम टीचर के भरोसे हैं या हमारे भरोसे हैं या किसी और के भरोसे नहीं, आप खुद भी करंट अफेयर्स की कोई भी बुक लीजिए, जिस बुक से आपको अच्छा पढ़ना लगा है, कोई भी वार्षिक बुक ले लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। मतलब वार्षिक का मतलब है आप ज्यादा पीछे मत जाइए, अभी जुलाई है, कहने का मतलब है आप जनवरी से कोई भी करंट अफेयर्स उठा लीजिए, यानी कि जनवरी से रहेगा पूरा साल भर का, तो जनवरी से लेके पूरा का पूरा आपका रहेगा। यानी कि आपका हो सकता है वो पुराना बैग दिया हो, तो पिछले दिसंबर अक्टूबर नवंबर से दिया गया हो अभी यहां तक का, तो आप पूरा का पूरा वार्षिक अंक ले सकते हो, कहने का मतलब है। तो वो वार्षिक अंक किसी का भी ले लो, दृष्टि पब्लिकेशन का ले लो, वो भी चलेगा, वो भी अच्छा है, कहने का मतलब है वो बुरा नहीं है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लो आप। स्पीडी एक आती है वार्षिक अंक, आप वो ले लो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो पढ़ाते हैं उनका वार्षिक अंक जो है वो आता है, वो ले लो। ये बहुत जरूरी है, ये वार्षिक अंक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जब पेपर की डेट अनाउंस हो जाए तो उसके पेपर, मान लो पेपर सपोज दैट दिसंबर के महीने में है, मान लिया नवंबर के महीने में है या दिसंबर के महीने में पेपर है, मान लिया हमने एज्यूम हम मान लेते हैं कि 15 दिसंबर को आपका पेपर है सुपर डेट का, तो 15 दिसंबर से बैक जाइए एक महीना, कब, यानी कि 15 नवंबर। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक का कुछ नहीं पढ़ना, करंट अफेयर्स वो नहीं आती है। अब 15 नवंबर से आप बैक जाइएगा पीछे, तो 15 नवंबर से जो पीछे के जो 4 महीने रहेंगे, उन 4 महीने का आपको डिटेल अध्ययन करना है, और बाकी का वार्षिकांक जो केवल समरी लेनी है, इंपोर्टेंट पॉइंट लेने, क्योंकि बैक के जो आपके प्रश्न आते हैं वो आपके 4 मंथ के ज्यादा पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स में रहते हैं, यानी कि नवंबर की करंट अफेयर्स, अक्टूबर की, सितंबर की और आपकी अगस्त की। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर दिसंबर में पेपर है तो इन 4 महीने की आपको क्या करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये आपका एक इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। चलिए, फिर इसके बाद आता है तार्किक ज्ञान। ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, एकदम से सिंपल आती है, 5 नंबर की। ये सिलेबस लिखा है एक अलग बात है, लेकिन देखना क्या है, ये एनालॉजी वाले सवाल आते हैं, ये कथन और कारण वाले यानी असर्टेशन और रीजन वाले सवाल आते हैं, ये बाइनरी लॉजिक वाले सवाल आते हैं, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वाले सवाल आते हैं, क्लॉक यानी कि घड़ी और कैलेंडर के सवाल आते हैं, कोडिंग इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल आते हैं, कोडिंग इनइक्वालिटी है और ये कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल है। क्रिटिकल रीजनिंग है, क्यूब नंबरिंग सीरीज है, पजल है, सिंबल है, नोटेशन है, वेन डायग्राम है, डाइस है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, डायरेक्शन है, सेंस टेस्ट है, ग्रुपिंग है, सिलेक्शन है, एंड इनफ्रेंस है एंड लेटर सीरीज है, यानी कि पूरी रीजनिंग रखी गई है। लेकिन अधिकतर हमने जो पेपर में देखे हैं, कैलेंडर से एक आपको सवाल मिलेगा, ब्लड रिलेशन से एक सवाल आपको मिलेगा, ये 2 सवाल फिक्स रहेंगे। सादृश्यता कहने का मतलब है वहां से एक सवाल आपको मिलेगा, कहने का मतलब है ये बदलते रहते हैं। क्लॉक और घड़ी यानी कि जो घड़ी वाला है और डायरेक्शन वाला सवाल है, वहां से एक आध सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो इनके जो 5 सवाल है वो इसी प्रकार के बन जाते हैं। तो पूरी रीजनिंग ही आपको पढ़नी पड़ेगी और आप छोड़ नहीं सकते उसको। अब आता है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीक का मतलब है ये कंप्यूटर से रिलेटेड पॉइंट है, यहां से कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आती है। शिक्षण कौशल के विकास किस प्रकार से कर सकते हैं हम सूचना तकनीक के तहत, कक्षा शिक्षण और विद्यालय प्रबंधन में सूचना तकनीक का क्या प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसमें ये नहीं पढ़ना कि शिक्षण कौशल और कक्षा शिक्षण विद्यालय प्रबंधन, ये नहीं पढ़ना। इस विद्यालय प्रबंधन या शिक्षण कौशल में या शिक्षण में हम अपने शिक्षण में किस प्रकार से तकनीकी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से अच्छे क्या कर सकें, चीजों को समझा सकें, ठीक है ना। कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OIR, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी एप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये कितने नंबर की आती है, पूरे 5 नंबर की जो है वो आपकी क्या है, आती है। तो आप ये क्या रखेंगे, सारी की सारी चीजें जो है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बताइए यहाँ पर अगर कोई डाउट आपको हो रहा हो तो आप पूछ सकते हो, कहने का मतलब है आप बिल्कुल पूछ सकते हो, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और अधिकतर चीजें जो है वो आपको मिल ही जाएंगी, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है ना। हमने पूरा सिलेबस आपको डिस्कस कराया है, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ और चीजें, कहने का मतलब है पूरा सिलेबस आपको हमने डिस्कस करा दिया है और पूरा 150 नंबर के प्रश्न आते हैं, पूरा इस प्रकार का सिलेबस रहेगा। अब एक एक करके क्लास स्टार्ट करेंगे जब आपसे, तो जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उन क्लासों के तहत आपको पूरा मटेरियल एक बार शुरुआत में पूरा सिलेबस लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम टॉपिक आपका पढ़ाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो सारे टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे।
अब यहाँ बात करते हैं कि कैसे आप, हमने कहा ना आप स्वयं पढ़िए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखना कुछ चीजें जो आपको समझनी है, जैसे देखना यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई कहता है तो दो चीजें आप समझिएगा। हम अपनी तरफ से आपसे कहेंगे कि किस प्रकार से आप स्वयं भी तैयारी करेंगे और आप चाहें तो हमसे भी जुड़ सकते हैं तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर दो चीजें आपके हैंड में होनी ही चाहिए, आप हमारे पास आएंगे तब भी। एक तो लूसेंट, ये बहुत अच्छी किताब है, कहने का मतलब है यानी कि लूसेंट जो जीके आती है, लेटेस्ट से लेटेस्ट ले लीजिए, लेटेस्ट मार्केट में रहेगी ये लूसेंट की जीके। इसमें सारी चीजें जो है वो आपकी रहती हैं, शॉर्ट टू द पॉइंट रहती हैं, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट किताब रहती है, कहने का मतलब है। तो यहाँ से बहुत कुछ मैटर करेगा आपको फंसाने के लिए। फिर इसके बाद इसमें ही अकेले लूसेंट जीके से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको कोई भी वार्षिकांक लेना पड़ेगा, यानी कि कोई भी करंट अफेयर्स की, यानी कि कहने का मतलब है कोई भी करंट अफेयर्स, यानी कि आप कोई भी समसामयिकी ले लीजिए, यानी कि आप जीके के लिए, या आप जीके के लिए क्या करें या समसामयिकी के लिए क्या करें, स्पीडी ले लें। यानी कहने का मतलब है आप स्पीडी ले लें, कहने का मतलब है चाहे तो स्पीडी ले लें, स्पीडी नहीं ले रहे हैं आप दृष्टि ले लें, यानी कि दृष्टि पब्लिकेशन का वार्षिकांक ले लें, या कोई भी यूट्यूब चैनल का जो वार्षिकांक आपका आता है उनका वार्षिकांक ले ले, वो भी चलेगा। यानी कि अच्छे अच्छे टीचर्स जो है वो आपको जीके जीएस डिटेल में पढ़ाते हैं, वो ले लें। ये आपको रखना ही पड़ेगा अपने साथ, ठीक है ना। ये एक प्राइमरी कंडीशन रहती है, हम भी इसी के साथ आपको लेके चलेंगे। और अगर आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं थोड़ा बहुत कि हिंदी किससे देखें, तो हिंदी की भी लूसेंट आपके लिए पर्याप्त है। इसके लिए लूसेंट आपकी हिंदी के लिए रहेगी, वो पर्याप्त रहेगी। तो हिंदी की लूसेंट जो है वो आपकी अच्छी बुक है और आप उससे काफी कुछ क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। अब थोड़ा सा आगे चले। अब कोई कहेगा अभी मैथ के लिए क्या करें, तो मैथ आपको इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी है। शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, आप उसको ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए, कि शारदा पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी आती है मैथ के लिए। कंप्यूटर कोई विशेष बुक नहीं, उसकी डिटेल में आप कंप्यूटर को पढ़ें। और बाकी सब्जेक्ट इतने डिटेल में नहीं है कि विज्ञान के लिए आपको कोई डिटेल लेनी पड़े। आपने जो यूपी टेट की तैयारी करके आए हैं, तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका विज्ञान रहा है तो उतना ही आपके लिए क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, आप उतना भी पढ़ लेते हो तो भी काफी है। अब बात कर लेते हैं सर थोड़ा कि आप अगर चाहें तो हमसे भी जुड़ सकते हैं, और हम भी आपको सुपर टेट, कहने का मतलब है सुपर टेट का बैच जो है वो आपका स्टार्ट कर ही दिया है लगभग, कहने का मतलब है ये सुपर टेट का बैच स्टार्ट कर ही दिया है 2026, यही मान के चलिएगा, 26-27 लिख लिया लो। वैसे तो 26 में ही हो जाए और भर्ती देखने को मिल जाए तो सबसे अच्छा यही मौका है, और गोल्डन चांस है, इसको छोड़ना नहीं है आपको। अगर वैकेंसी कम आती है तो वही गला काट प्रतियोगिता रहेगी, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप क्या हो पाएंगे, एक सीट सुरक्षित कर पाएंगे। तो मेहनत आप अभी से जुट जाइए मेहनत करने के लिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, सीट पा सकते हो। इसके लिए क्या करें, तो सबसे पहले आप हमारे साथ दोनों मोड पर आ सकते हो, यानी कि ऑनलाइन मोड भी आप आ सकते हो, कहने का मतलब है आजकल ज्यादा प्रीफर जो है वो यही मोड है, ऑनलाइन मोड। तो आप ऑनलाइन मोड पर आ जाइए, ठीक है ना, आप ऑनलाइन मोड पर आ जाइए, और ऑनलाइन मोड पर क्या कीजिए, आप मुझसे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और ये भी नहीं कि आपको सारे टॉपिक मुझसे ही पढ़ने पड़ेंगे, आपको अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर भी मिलेंगे, कहने का मतलब है कुछ सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे, जैसे सीडीपी वगैरह हुआ, और भी सब्जेक्ट हुए, लेकिन कुछ सब्जेक्ट करंट अफेयर्स वगैरह हुआ, जीएस जीके हुआ, ये इन दो पोर्शनों पर मेरा विशेष फोकस रहेगा इस बार। और बाकी के सब्जेक्ट कुछ रहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो टीचर्स हैं उनके साथ, और वो आपको उसी सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड टीचर क्या करेगा, उन टॉपिक को आपको पढ़ाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप दूर हैं, आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं है, आप आराम से घर बैठे क्या कीजिए, ऑनलाइन तैयारी कीजिए। अब आप ऑनलाइन कैसे करेंगे, कैसे जुड़ेंगे, तो आपको एक ऐप रहेगा, हम आपको बता देते हैं कि उसी ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो, कहने का मतलब है उसी ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको कि ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। 1 मिनट। तो देखिएगा, अब आप ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हो बड़े आसानी से। तो हम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और आप प्ले स्टोर पर जाएंगे और इस प्रकार का ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऐप आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, कहने का मतलब है
इस प्रकार का जो ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऐप, ऐसा लोगो रहेगा ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऐप का। हम इसकी लिंक जो है वो आपको अभी इसी वीडियो के सब्सक्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां से जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा जो है वो आपका प्ले स्टोर पर जाकर के, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऐप आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कहने का मतलब है। तो इस प्रकार का जो है वो आपको बैच उसमें हो रहे होंगे। ये तो प्रीवियस ईयर हैं, ये सुपर टेट वाले बैच या यूपी टेट वाले बैच, यूपी टेट 2026 बैच, ये तो अभी जो चला था बैच वो वाले बैच हैं। तो अभी आपको जो है वो बैच मिल जाएंगे, कहने का मतलब है एक दो दिन में। मैं कहने का मतलब है आपको 1 से 2 दिन में यहाँ पर सुपर टेट 2026 वाला बैच दिखने लगेगा। तो आप सुपर टेट 2026 के लिए क्या कर सकते हो, इस पर जाकर के इसको इसके साथ जुड़ सकते हो, इससे पढ़ सकते हो, आप सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। तो ये मैंने दिखा दिया है कि ये गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप ज्ञानम ऐप पर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, जहां थे हम वहीं आ जाएं पहले। तो यहाँ पर अब ऑनलाइन मोड ये हमने बता दिया है, ये बहुत अच्छा मोड है, आप ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया आराम से घर बैठकर पढ़िए, ठीक है ना। अब उसके बाद लेकिन आप चाहो तो ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यानी कि आप ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो, कहने का मतलब है, यानी कि ऑनलाइन के साथ आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन भी जुड़ सकते हो। तो ऑनलाइन तो हमने आपको बता दिया है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऐप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। उस ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऐप, कहने का मतलब है, मैं एक आध दो आपको दिखा देता हूं यहाँ लोगो टाइप में, कि यहाँ पर जो रहेगा वो ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऐप, कहने का मतलब है, 1 मिनट 1 मिनट सर। चलिए ठीक है, अभी दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। तो मैंने दिखा दिया है आपको। तो ज्ञानम इंस्टीट्यूट ऐप आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और वहां से सारी क्लासें आपको क्या करती रहेंगी, मिलती रहेंगी। अभी कुछ वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, ये बात तय है, कुछ वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन आगे चलकर आपको रिकॉर्ड फॉर्म भी रहेगा, कहने का मतलब है कि रिकॉर्ड भी रहेगा और लाइव, यानी कि आप चाहो तो उसी बैच पर आप क्या कर सकते हो, लाइव क्लास भी ले सकते हो और अपने डाउट भी क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप लाइव नहीं ले पाते हैं, कहने का मतलब है कि उस जिस टाइम पर हम लाइव हो रहे हैं उस टाइम पर अगर आप लाइव नहीं ले पा रहे हैं, तो वही क्लास जो है वो आपकी क्या रहेगी, रिकॉर्ड हो जाएगी बैच में। आप जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा तेज स्पीड में देख लीजिए ताकि आपको जल्दी उसको कवर अप मिल जाए। तो ये रिकॉर्ड और लाइव बैच रहेगा, कहने का मतलब है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, और आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं। फिर रहेगा ये ऑफलाइन, आप ऑफलाइन भी क्या कहें तो चाहे तो आप ऑफलाइन भी क्या कर सकते हो, बैच क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार के मोड में आप पढ़ लीजिए, सभी में सिस्टम यही रहेगा। और ठीक है, और इतनी ही इंफॉर्मेशन है। और फिर भी अगर कोई आपको जरूरत है कि किसी प्रकार का कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, आप इस नंबर पर हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके, मैसेज करके, कॉल करके कुछ भी आप जानकारी ले सकते हैं कि क्या बैच रहेगा, किस प्रकार से क्या रहेगा, सारी चीजें आप डिटेल हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है सर। रुकते हैं सर, इतना ही अभी। और एक बात, ये अभी सुपर टेट का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है लगभग। हमने अभी बैच पढ़ाया था यूपी टेट और उसके पहले सी टेट। अधिकतर बच्चे जो है वो आपके क्या हो गए हैं, यूपी टेट सी टेट जो है वो आपके पास आउट हो गए हैं। फिर भी कुछ लोग अगर रह गए हैं और अभी आगामी सी टेट है, आगामी अभी सी टेट है, यानी कहने का मतलब है अधिकतम तो बच्चे यूपी टेट सी टेट वाले पास हो गए हैं। फिर भी अगर ऐसा समझ में आ रहा है कि नहीं अभी हमारा रह गया है और हमें डाउट है, तो सी टेट हमको पढ़ना चाहिए, तो सी टेट प्राइमरी और सी टेट जूनियर यानी सेकेंड पेपर दोनों के ऑनलाइन बैच हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप दोनों को घर बैठे आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन कहने का मतलब है, तो सीटेट के भी आप प्राइमरी जूनियर के बैच आप ले सकते हैं। ये भी आपको, लेकिन इसमें यही रहेगा चूंकि टाइम कम है, तो कुछ वीडियो आपको ऑनलाइन देखने पड़ेंगे और कुछ क्लासें आपको क्या रहेंगी, ऑफलाइन रहेंगी।
तो सीटेट का भी लगभग लगभग बैच स्टार्ट है और सुपर टेट का बैच भी आपका क्या है स्टार्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो पढ़ना। ठीक है सर, थैंक यू।